दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों अगर आप नेदरलैंड्स या हॉलैंड का शेनिगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूर अपलोड करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और अगर आप जॉब करते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप रिटायर्ड हैं या आप स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करने होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो हमारा जो EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके एक फेसबुक पे पेज है, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, वीजाज ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, सेट हो सकते हैं, उसकी जितनी भी जानकारी है वो मैं सारी की सारी अपने पेज पर ही शेयर करता हूं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बार कोड है वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप उसे अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से भी मुझ तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग होते हैं जो यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखना चाहते हैं। तो टूरिस्ट वीजा के लिए दोस्तों वो सबसे एक आसान और अच्छी ऑप्शन है। और अगर आज हम नेदरलैंड्स की बात करेंगे कि नेदरलैंड्स के अंदर अगर आप जो है शेनिगन वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपने साथ, अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच करने होते हैं, ताकि जब आपकी प्रोसेसिंग के लिए जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा वन बाय वन डिटेल के अंदर कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वो है शेनिगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म नेदरलैंड्स का। जब भी दोस्तों फॉर्म फिल करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज यही होती है कि जो डिटेल्स आप उसके अंदर भर रहे हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स, उस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों ने चेक करना है 2-3 बार, क्योंकि वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। अगर दोस्तों आपने एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फॉर एग्जांपल किसी का नाम हरविंदर है और आपने W की जगह V डाल दिया या V की जगह W डाल दिया, अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं या किसी एजेंट से करवा रहे हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कई बार वो लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उसको 2-3 दफा क्रॉस चेक करें कि मेरी सभी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग जो बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट की जो मिनिमम वैलिडिटी वो 3 मंथ्स की होनी चाहिए है। अगर आपका पासपोर्ट 3 मंथ्स से कम समय के अंदर एक्सपायर हो रहा है तो बेस्ट है कि आप लोग पहले रिन्यू करवाएं, फिर आप जो है वीजा के लिए, शेनिगन वीजा के लिए अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए है। जो रिक्वायरमेंट जो होती हैं, अभी किस तरह की फोटोज चाहिए वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, यूजुअली सब लोगों को मालूम ही होता है। उसके अलावा दोस्तों कलर फोटो होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रीवियसली किसी और कंट्री के अंदर ट्रेवल किया है जिसका वीजा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्ड है, फॉर एग्जांपल आप यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, यूरोप की किसी और कंट्री में आप गए थे, या सिंगापुर, मलेशिया, या जहां भी आप गए थे, उसकी जो है आपके पेजेस जो हैं वो आपने साथ में अटैच करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस आपके पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए।
उसके बाद दोस्तों आता है लेटर ऑफ इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप कह लें। दोस्तों लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो एक या स्पॉन्सरशिप, जैसे आप लोगों को मालूम ही है, अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपके मदर फादर ब्रदर या आपके कजन या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि हम इनके रहने का खाने पीने का खर्चा हम उठाएंगे और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कुछ दिनों के लिए रह करके जाएं, तो वो बकायदा एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनता है जिसकी अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं। वो कंप्लीट करने के बाद आपने उसमें अटैच करनी होती हैं, अगर वो एप्लीकेबल है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अगर नहीं स्पॉन्सर कर रहा तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने शो करनी होती है वो है रिटर्न टिकट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप लोग कौन सी दिन को आप एंटर करेंगे और कौन से दिन को आप लोग वापस लौट जाएंगे, वो रिटर्न टिकट जो है आपने साथ में शो करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, यानी कि जितने दिन भी आप लोग वहां स्टे करने जा रहे हैं नेदरलैंड्स के अंदर या हॉलैंड के अंदर, पर डे का जो 34 यूरो आप लोगों ने उस हिसाब से शो करना होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं 2 हफ्ते के लिए आ रहा हूं, या हम पूरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है या 2 बच्चे, टोटल 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों मिनिमम आपने इतने फंड्स तो शो करने ही होते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में या आपके बैंक अकाउंट में या जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, और वो लिक्विड फंड होने चाहिए दोस्तों। घर की रजिस्ट्री या मैंने प्लॉट खरीदा हुआ था या मैंने एफडीज वगैरह करवाई हुई हैं, ये नहीं, कैश जो आपके स्टेटमेंट में जो आप जब चाहें तब निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि होटल बुकिंग्स, इसके अंदर आप लोग अटैच करते हैं कि जब भी आपने ट्रैवल करना है तो आपने स्टे कहाँ करना है, कितने दिनों के लिए स्टे करना है, तो होटल की बुकिंग जो है वो आप साथ में अटैच करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जिसे आप कह लें, जिसका कम से कम 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, खासकर यूरोप के अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। रब ना करे अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो आप लोग वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज को श्योर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस मांगी जाती है जो आप लोगों ने अपने साथ अटैच करनी। तो ये था दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने अटैच करने ही करने हैं, हर इंसान ने, चाहे वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करता है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयड, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, जिस तरह की भी है, उन लोगों को एक्स्ट्रा क्या अटैच करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहले है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए है, और उसके बाद लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर जिसके अंदर उसने ये मेंशन किया है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन, इसको हम NOC भी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इतने दिनों के लिए हमारी जॉब से छुट्टी लेकर के जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आती है दोस्तों ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, कि आप रिटर्न कितनी फाइल करते हैं। उसके बाद दोस्तों आम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, यानी कि जो बिजनेस पर्सन होते हैं जिनका कोई जॉब नहीं है पर उन्होंने अपना कोई काम खोला हुआ है, ओपन किया बिजनेस एक्टिविटी। तो ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो इनकम टैक्स रिटर्न उनको चाहिए है, उसके अलावा उनके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने पुरानी, और बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड, उसका जो लाइसेंस नंबर या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप लोगों ने साथ में शो करनी है। इसके बाद दोस्तों जो रिटायर्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा अटैच करनी पड़ती हैं, तो उसमें 2 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहले है कि आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जो रिटायरमेंट को प्रूव करता हो कि हाँ आप इतने तारीख से रिटायर्ड हैं, और उसके बाद 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है आपने साथ में अटैच करनी होती है, और ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। सबसे पहले है दोस्तों प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपने उससे एक लेटर लेना होता है जो मेंशन करता है कि हाँ
कि ये जो पर्सन है वो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और याद रखें दोस्तों कि आपका नाम, पेरेंट्स नेम, सारा कुछ लेटर के अंदर वही होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्कूल से लेटर या यूनिवर्सिटी से लेटर लिया है, पासपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने सरनेम लगाया है, पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज के ऊपर आप सरनेम नहीं यूज करते हैं, तो वो लेटर जो है वो इनवैलिड माना जाएगा कि वो उस बंदे का लेटर नहीं है, अनलेस अनटिल आप साथ में मेंशन कर सकें कोई एफिडेविट वगैरह कि क्यों यूनिवर्सिटी के अंदर आपने सरनेम नहीं लिखवाया और पासपोर्ट में सरनेम क्यों है। इसके अलावा दोस्तों, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने एनओसी लेनी है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप लोग जो ये स्टूडेंट है वो इतने दिनों के लिए कॉलेज से एब्सेंट रहेगा और वो घूमने फिरने जा सकता है और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है जब भी आप नेदरलैंड्स का जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, शेनिगन वीजा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हमारी कंट्रीज के अंदर जो शेनिगन वीजा जो है वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता है कि ये लोग कोई टूरिस्ट नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए नहीं, यहाँ सेटल होने के लिए आते हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना होगा जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करें कि इस तरह का इंप्रेशन जो है उनके ऊपर ना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। अगर आप लोगों के कोई सवाल है जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो जरूर मुझे बताएं, मैं उसे करेक्ट करूंगा। पर आप लोगों के पास सही सोर्स होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।